कर रहे हैं। बाद बाकी सच यहाँ पे ठीक है। परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर, परम तो सुपर कंप्यूटर, पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम शिवाय, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अभी तक 15 सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं परम लाइन में, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपका ये मॉम मार्स मिशन था। अब ये PSLV C-25 के थ्रू भेजा गया था, 850 kg का था। इंडिया 4th कंट्री आफ्टर रसिया, US एंड EU। और जो इसको ट्रैक कर रहा था ना, वो जो सेंटर है वो बेंगलुरु के पास है। ये 5 मॉड्यूल्स इसमें थे, बस एक बार नाम देख लीजिएगा, बस आपको याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसने क्या क्या अचीव किया, तो आर्गन 40 प्रेजेंट है मार्स के एटमॉस्फेयर में, ये पता चला। फोबोस और ड्यूमोस 2 सैटेलाइट है, ड्यूमोस का जो आउटर साइड है, फार साइड है, तो उसकी पिक्चर लिया है। और पोलर आइस कैप्स कैसे टाइम के साथ वेरी करता है, तो वो सब भी स्टडी किया है। परसेवरेंस रोवर जो है किसका है, तो नासा का है। होप मिशन इंडिया भी हेल्प किया है, UAE का है। तियानवेन चाइना का है। और मार्स मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन किसका है, जापान का है। नासा का परसेवरेंस रोवर कहाँ पे था, मार्स पे था। और ये मॉक्सी भी इसके साथ गया है, परसेवरेंस रोवर के साथ। सोलर इक्लिप्स ऑन मार्स, ये सबको भी स्टडी किया। टाइटेनियम मिलता है तो उसको भी स्टडी किया परसेवरेंस रोवर ने। अब ये सब देख लेते, ये आप देख लीजिएगा कि SSLV, PSLV, GSLV-1 और GSLV-2 इसमें अब देख ही लेते हैं। SSLV में क्या है, बेसिकली 3 सॉलिड स्टेज है, लास्ट टर्मिनल स्टेज जो होता है वो लिक्विड होता है। PSLV में फर्स्ट सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है, थर्ड सॉलिड है, फोर्थ लिक्विड है। सॉलिड जो फ्यूल यूज होता है डेट इज हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और जो लिक्विड फ्यूल यूज होता है वो होता है आपका अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्राजीन, ठीक है। GSL में फर्स्ट सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है, थर्ड आपका क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक में H2+O2 यूज होता है, और इसमें भी वही है, बस इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्रायोजेनिक का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो लेट से हाइड्रोजन है तो आपका वाटर वेपर इमिट होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी नहीं होता है। दैट इंजन कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट विल, तो ये भी GSLV का फ़ायदा होता है। और उसके अलावा ठीक है, ज़्यादा आप हेवियर पेलोड्स ले जा सकते हो। तो अब ये मास कितने मास का आप ले जा सकते हो, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब ये बोलने का फ़ायदा नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही पूरा सार है स्पेस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, नाविक। अभी नाविक में क्या, 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में, 4 जो है जियो सिंक्रोनस में है। तो जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस सब दोनों ही 36 किलोमीटर के हाइट पे होते हैं। जियो स्टेशनरी क्या होता है ना कि जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसके साथ साथ जाएगा, और जियो सिंक्रोनस होता है ना वो थोड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है एट सम एंगल टू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये नाविक में टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं, जो रेंज है इंडिया को कवर करेगा, प्लस 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। अब जो सैटेलाइट से GPS है US का, ग्लोनास है आपका रसिया का, गैलीलियो आपका EU का है, बाइडू है आपका चाइना का, नाविक इंडिया का है, वो रीजनल है। QZSS जापान का है, वो भी रीजनल है। गगन था जो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसरो था, ये बेसिकली किसके लिए था, एयरक्राफ्ट के नेविगेशन ऑगमेंटेशन के पर्पज़ के लिए। अभी आर्टेमिस 1 नासा ने भेजा है, और आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 भी आने वाले टाइम में भेजा जाएगा। और फर्स्ट वुमेन ऑन मून भी जाएगी। नासा इज़ प्लानिंग टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून। और उसके अलावा नाम इसका आर्टेमिस क्यों है, क्योंकि आर्टेमिस इज़ द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो, ठीक है। और इसके साथ ओरियन स्पेसक्राफ्ट गया है, और कुछ कुछ मिशंस जो मून पे गए हैं तो आप देख सकते हैं। USSR का ल्यूना है, USA का ल्यूनर ऑर्बिटर है, अपोलो 11 है, ठीक है। अभी तो ये ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर भी है। जापान का हिटन है, चाइना का चांगी 1 है, इंडिया का चंद्रयान 1 है, वो 2 या 3 भेजने भी वाला है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स वगैरह भी साइन किए गए हैं, ठीक है। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट होता है कि जैसे मून जिस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है उसके अपोजिट सैटेलाइट घूम रहा है, तो उसको रेट्रोग्रेड ऑर्बिट बोलते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड ऑलरेडी लास्ट ईयर मेंस में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तब इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि नासा ने, ESA ने और CSA ने कोलैबोरेट करके बनाया, और सबसे बड़ा ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप अभी तक बनाया गया है। और ये L2 पे सिचुएटेड है। L2 लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। जैसे लेट से ये सन है, ये अर्थ है, तो यहाँ पे L1 होता है, इस जगह लगभग L2 होता है, इस जगह L3 होता है, इस जगह आपका लगभग L4 होता है, इस जगह लगभग L5 होता है। L1 पे आदित्य L1 जाने वाला है, इंडिया का जो एक मिशन है जो सन को स्टडी करेगा। L2 पे यही है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। L3, L4, L5 ये सभी लैग्रेंजियन पॉइंट्स होता है। लैग्रेंजियन पॉइंट में L1 में क्या है कि जो जितना सन का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, उतना ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स L1 पे लगेगा। और बाद बाकी लैग्रेंजियन पॉइंट्स में क्या होता है कि जितना कॉम्बाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है।
और उसके अलावा जो इसका मिरर है वो 6.5 मीटर डायमीटर का है, और ये इंफ्रारेड रेंज में स्टडी करेगा, और ये L2 पे है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नासा ESA CSA का कोलैबोरेशन है, इंफ्रारेड रेंज है, 6.5 मीटर्स का डायमीटर का प्राइमरी मिरर है, सेकेंडरी मिरर भी, और L2 पे ये सिचुएटेड है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये टेबल देख लेना है जिसमें कंपैरिजन है हबल वेब और हर्सल स्पेस टेलीस्कोप के बीच में। ठीक है, तो हर्सल भी था और वेब दोनों ही L2 पे था। हबल 507 किलोमीटर ऊपर था धरती के। इसमें प्राइमरी मिरर 2.4 मीटर का था, ये 6.5 मीटर का है, और ये 3.5 मीटर का। ये सबसे बड़ा है अभी तक का, और सब गैलेक्सीज को ही देखेगा। जो नज़दीक होगा उसको सर्विस कर पाओगे, बाद बाकी को नहीं कर पाओगे। वेवलेंथ ये जो था ना, विजिबल यूवी और नियर इंफ्रारेड का था। वेव जो है ना, नियर और मिड इंफ्रारेड का। हर्सल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो था फार इंफ्रारेड और सब मिलीमीटर रेंज का था। ये वाला चार्ट जो भी पूछा गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड, ये अगर चार्ट बनाएंगे तो सीधे अगर 10 मार्क्स में लिट से 10 नहीं 15 मार्क्स का शायद सवाल था, या 10 का था, जो भी था। तो अगर 10 मार्क्स का था तो +2 ऐसे मिल जाएगा, 15 मार्क्स का तो +3 ऐसे मिल जाएगा। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब क्या चीज़ स्टडी करेगा? अर्ली यूनिवर्स, एक्सो प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, स्मॉल वर्ल्ड्स। स्मॉल वर्ल्ड्स बोले तो वही कॉमेट्स वगैरह हो गया, क्यूपर बेल्ट हो गया, मेटरॉइड्स हो गया, एस्ट्रॉइड्स वगैरह हो गया। ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है कि आपका लेट से ये हेवी बॉडी है, तो हेवी बॉडी क्या करता है कि आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है कि वो अपने आसपास का स्पेस टाइम फैब्रिक को ना टर्न कर देगा। तो लाइट जो पहले एक्चुअली में ऐसे जाती थी ना, वो अब लेट से ऐसे जाएगी, क्योंकि स्पेस फैब्रिक को मोल्ड कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था ना कि ये लाइट नहीं जा पा रहा है, तो अब होगा ना कि ये लाइट ऐसे टर्न होके ऐसे होके जा रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग होगी। इसी को ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए, लेकिन लेंसिंग की वजह से क्या होता है, कभी कभी दिख जाता है। ये आपको एक सर्कुलर नहीं दिखेगा, लेकिन एक एनुलर टाइप का दिख जाएगा, और उसको आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। आइंस्टीन रिंग जो बन पाता है ना, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से आपको दिख पाता है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब स्पेस टाइम फैब्रिक मोल्ड हो जाता है ना, तो लाइट भी उस मोल्डिंग के अलोंग ही तो मूव करेगा एट द स्पीड ऑफ लाइट c। मतलब अगर फिर से अगर देखना चाहें, क्योंकि लेट से अगर आ गया सवाल, ग्रेविटेशनल लेंसिंग तो हो गया कि ये है, इसके अराउंड जो स्पेस टाइम फैब्रिक भी मूव कर गया ऐसा, तो लाइट भी ऐसा ही मूव करेगा, तो इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। और इसके वजह से कभी कभी क्या होता है ना कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपको एनुलर ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। वो कब दिखेगा? जब लेट से ये ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये तो दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको ना इस तरह दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। आइंस्टीन रिंग बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से दिखता है। जुपिटर से रिलेटेड कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है। सबसे ज़्यादा मून्स हैं, ठीक है। गैनीमेड सबसे बड़ा है, यूरोपा में, वहाँ पे आपका वाटर मिलता है। आईओ में वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह है, कैलिस्टो में काफ़ी क्रेटर्स वगैरह, अरोराज भी है वहाँ पे। 86% तो हाइड्रोजन है। ग्रेट रेड स्पॉट आपका जुपिटर पे ही है। रिंग्स सबसे ज़्यादा नहीं है, सैटर्न में भी है। सैटर्न टोटल 7 रिंग्स है। यहाँ पे क्या है कि डस्ट की रिंग्स है, आइस की नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर प्रोग्राम वगैरह से रिलेटेड है। क्यूपर बेल्ट जो है ना आपका, ये प्लूटो के बाद का बेल्ट होता है। उसके भी बाद का रीजन होता है ऊट क्लाउड। एक्सो प्लैनेट होता है वो प्लैनेट जो सोलर सिस्टम के बाहर है। एस्ट्रॉइड्स आपका होता है आपका मार्स और जुपिटर के बीच में। नेबुला क्या होता है? ये नेबुला, ये वाली चीज़ ब्लैक होल के टाइम में आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, जब ब्लैक होल बता रहा हूँ। अब इन स्पेस बनाया गया है, तो अब दो है। एक नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक तरह से कॉमर्शियल आर्म है। पहले अंतरिक्ष था, अभी नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड कॉमर्शियल आर्म है इसरो का। और एक इन स्पेस बनाया गया है, ये एक तरह से रेगुलेटर है या फिर ऑथराइजेशन सेंटर है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अहमदाबाद में। और एक सीड प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, तो आप ये देख सकते हैं, स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। ये सब किस लिए लॉन्च किया गया है? क्योंकि इंडिया में प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट, प्राइवेट लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जा सके। वर्ल्ड में जितना सैटेलाइट लॉन्चिंग की जो इकोनॉमी है उसका 2% ही इंडिया में है, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी रिसेंट जो आप अचीवमेंट्स देखेंगे, मिशन प्रारंभ लॉन्च किया गया था, विक्रम एस एक जो रॉकेट था लॉन्च किया गया था स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। उसके अलावा इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड अनवील किया गया श्रीहरिकोटा में, वो डिज़ाइन किया गया अंगीकूल नाम के स्टार्टअप के द्वारा।
स्पेस सस्टेनेबिलिटी की बात है, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस और ऑस्ट्रिया दोनों मिलके सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस की बात किया है। तो उसमें दो चीज़ आ जाती है, एक आप आउटर स्पेस का एक पीसफुल यूज़ करते हो कि नहीं, तो उससे रिलेटेड मून एग्रीमेंट वगैरह है, आउटर स्पेस ट्रीटी है, हाल में आप आर्टेमिस अकॉर्ड्स वगैरह भी आया था। और दूसरा है कि जो केसलर सिंड्रोम है कि स्पेस डेब्री इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो उसको कैसे आप कम करते हैं। तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर स्पेस डेब्री को कम करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया, डेट इज प्रोजेक्ट नेत्र। बस ये आपको पता होना चाहिए। स्पेस टूरिज्म प्रमोट करने की भी बात अभी चल रही है। ब्लू ओरिजिन जो एक्चुअली अमेजन की कंपनी है, वर्जिन गैलेक्टिक, और फिर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, ये सब इस जोन में उतर रही है, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और ल्यूनर स्पेस टूरिज्म के फील्ड में। इनमें क्या डिफरेंस है नेक्स्ट पेज में हम देख लेंगे। उसके बाद FAI एक पर्टिकुलर बॉडी है, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल है, वो 100 किलोमीटर से ऊपर अगर जाते हो तभी आप एस्ट्रोनॉट कहलाते हो। तो 100 किलोमीटर तक कर्मन लाइन होती है। अब कर्मन लाइन तक पहुँच गए इसका ही मतलब नहीं कि वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद आप तैरने लगोगे, हवा में मतलब फ्लाई करने लगोगे। अगर आप ऑर्बिट नहीं कर रहे हो तो आप धरती पे वापस गिर जाओगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्पेस टूरिस्ट कहीं पे डिफाइंड नहीं है। सब ऑर्बिटल टूरिज्म जो होता है ना, वो होता है 100 किलोमीटर ऊपर तक। ऑर्बिटल टूरिज्म ओवर 400 किलोमीटर होता है। ठीक है, ब्लैक होल से रिलेटेड देख लेते हैं। तो अभी क्या था कि 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स कैप्चर द फर्स्ट एवर फोटोग्राफ ऑफ अ ब्लैक होल M87 का। अभी सैजिटेरियस A का फोटोग्राफ लिया गया है। अब हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, तो उसके जो सेंटर में, सबसे सेंटर में जो ब्लैक होल है उसी का नाम है सैजिटेरियस A, उसी का फोटोग्राफ लिया गया। तो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी। ठीक है, उसके अलावा 2020 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, रोजर पेनरोज, रेनार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को मिला, तो वो भी आपका ब्लैक होल से रिलेटेड डिस्कवरी और सैजिटेरियस A के रिलेटेड स्टडीज से रिलेटेड मिला था। अब ब्लैक होल के बारे में देख लेते हैं। तो आइंस्टीन ने दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल पहले दे दी थी 1905 में, जो बोलते हैं जिसमें कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट पे चलता है तो क्या क्या इफेक्ट्स दिखेंगे, जिसमें बोलते हैं लोरेंट्ज कॉन्ट्रैक्शन होता है कि बॉडी का जो लेंथ होता है ना, अगर वो 1 मीटर का है तो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलोगे तो लेंथ 1 मीटर से कम हो जाएगा। जो आपकी क्लॉक जो है ना, जो 1 घंटा आप जिसको बोलते हो, वो आपका 2 घंटा, 3 घंटा या इवन डेज हो जाएगा। टाइम जो होता है ना वो डायलेट हो जाता है। जब उसको अर्थ पे ऑब्जर्व करोगे तो, जैसे लेट से मैं 1 घंटा अगर स्पेसशिप में स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करके आ गया, तो धरती पे हो सकता है कि वो 26 साल, 28 साल, 30 साल हो चुका होगा। टाइम डायलेट होता है अर्थ पे। मतलब कुल मिला के अगर शॉर्ट में अगर बोले तो जो अगर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलोगे तो लेंथ कम हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो जाएगा। लेंथ जो 1 मीटर है वो लेट से 0.7 मीटर हो जाएगा। टाइम जो 1 आवर था अर्थ पे, वो लेस देन 1 आवर हो जाएगा आपका उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ट्रैवल कर रहा है। तो ये जनरल, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जो 1905 में पहले दी थी आइंस्टाइन, बाद में 1915 में दी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो किस चीज़ से रिलेटेड था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो वो अपने आसपास, वो ग्रेविटी से रिलेटेड है, वो अपने आसपास के स्पेस टाइम फैब्रिक को ना, कर्व को मोल्ड कर देता है। तो अब यहीं से आता है ग्रेविटेशनल वेव्स का कंसेप्ट। वो क्या बोलता है कि कोई भी अगर एक्सेलरेटिंग मास है ना, तो अपने वो ग्रेविटेशनल वेव्स को जनरेट करेगा, कोई भी एक्सेलरेटिंग मास। लेकिन हम लोग केवल ब्लैक होल्स के कॉलिजन को क्यों डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बाद बाकी ग्रेविटेशनल वेव्स काफ़ी स्मॉल एम्पलीट्यूड का होता है। जो दो ब्लैक होल जो टकरा रहा है उससे रिलेटेड जो ग्रेविटेशनल वेव निकला वो काफ़ी हाई एम्पलीट्यूड का होता है, इसलिए हम उसको डिटेक्ट कर पाते थे। 2015 में डिटेक्ट किया गया था लीगो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। वो ऑब्जर्वेटरी तो वैसा इंडिया में भी बनेगा, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। और जो ग्रेविटेशनल वेव्स है वो मूव करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज हो गई। तो अब देख लेते हैं ब्लैक होल के बारे में। तो ब्लैक होल के बारे में क्या है कि जैसे कोई भी स्टार है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो उसमें पहले हाइड्रोजन से उसमें हीलियम बनता है, फ्यूजन से हीलियम से फिर हायर एलिमेंट्स बनेगा, फिर आयरन वगैरह बनने लगता है। आयरन जो होता है जैसे जैसे बनने लगता है तो कोर काफ़ी जो होता है ना डेंस होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेविटी पूरे स्टार को छोटा बनाने की कोशिश करती है, पर रेडिएशन प्रेशर होता है जो बाहर की तरफ रोशनी निकलती है, वो स्टार को बड़ा बनाने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे के टसल में रहते हैं, और जब स्टार जब डाई करने के कगार पे आ जाता है ना, तो इतना मैसिव हो जाता है, उसका डेंसिटी इतनी
मतलब कम हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बहुत छोटा होते जाता है, एक टाइम के बाद वो विस्फोट हो जाता है उसका, और उसी इवेंट को बोलते हैं सुपरनोवा इवेंट। और जो छितराए छितराए जो मटेरियल जो होता है ना, तो उसी को बोलते हैं नेब्यूला। अब उसके बाद जो स्टार था वैसा नहीं है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाएगा। अब वो तीन चीज बन सकता है, तो एक बार उसको बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बन सकता है। या आपका बन सकता है व्हाइट ड्वार्फ, या आपका बन सकता है न्यूट्रॉन स्टार, या आपका बन सकता है ब्लैक होल। अगर मास कम होगा, जैसे सन का मास काफी कम है, तो वो सुपरनोवा इवेंट के बाद ना वो व्हाइट ड्वार्फ ही बनेगा। ठीक है, और ज्यादा मास हो तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और ज्यादा मास हो तो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, और क्या लिमिट होगी कि वो व्हाइट ड्वार्फ होगा, या मतलब ज़्यादा मास होगा तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा एज कम्पेयर टू व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन क्या मास हो, स्टार का कितना मास हो कि वो व्हाइट ड्वार्फ रहेगा, या कितना मास हो जाए तब जाके न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो एक एस चंद्रशेखर हुए हैं जो नोबेल प्राइज जीते थे, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दिया था, एंड चंद्रशेखर लिमिट इज दिस वैल्यू 1.44। अगर किसी स्टार का मास 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन से ज़्यादा है तो वो व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा बल्कि न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। तो यही था एस चंद्रशेखर का रोल इन द फिजिक्स वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद ब्लैक होल में क्या होता है, वो इतना मैसिव होता है ना कि इवन वहां से escape वेलोसिटी इज ऑल्सो मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, कि वहां से कुछ नहीं निकल पाता, लाइट भी नहीं निकल पाता, जो अंदर घुस गया वो अंदर ही घुस गया, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्वारचाइल्ड रेडियस से अगर छोटा है तभी ब्लैक होल बन पाता है, क्योंकि स्वारचाइल्ड रेडियस से अगर बड़ा है ना तब लाइट निकल पाएगा उस बॉडी से, और स्वारचाइल्ड रेडियस से छोटा है मतलब डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके वेलोसिटी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है, तो वहाँ से लाइट भी नहीं निकल पाता है, और कोई बॉडी जो अंदर घुसेगा वो अंदर ही घुसा रह जाएगा। ठीक है, उसके एर्गोस्फेयर क्या होता है, जैसे ब्लैक होल रोटेट करता है ना, तो उसके चारों तरफ जो स्पेस टाइम कर्वेचर है ना वो भी रोटेट करता है, तो उसी को स्पेस टाइम कर्वेचर को एर्गोस्फेयर बोल देते हैं। एक्रेसेंट डिस्क होता है, जब ब्लैक होल देखते हैं ना, यहाँ देखिए कुछ कुछ यह चमका चमका रेड रेड दिख रहा है, उसी को एक्रेसेंट डिस्क बोलते हैं। जो ब्लैक होल है, मान लीजिए ये ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, वहाँ पे जो डेंसिटी होता है ना वो इन्फिनाइट होता है, और जो ये जो सरफेस होता है ना आउटर सरफेस, उसी को इवेंट हॉराइजन बोलते हैं। इवेंट हॉराइजन टच करोगे तो फिर आप कहीं नहीं, सीधे अंदर ही जाओगे। ठीक है, तो अब ये सिंगुलैरिटी इवेंट हॉराइजन से रिलेटेड ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। इट दिस हैपेंस व्हेन स्टार इज डाइंग और नथिंग, इवन लाइट कैन नॉट ऑल्सो गेट आउट ऑफ द ब्लैक होल, तभी वो ब्लैक है। और ब्लैक होल का ब्लैक मैटर, सॉरी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है भाई साहब। ठीक है, ये सब ट्रैप किया जाएगा आपको कि अच्छा ब्लैक होल है तो डार्क मैटर से बना होगा, केवल केवल डार्क मैटर से बना होगा, तो ये सब गलत होगा। मास के बेसिस पे 3 तरह के ब्लैक होल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये रट्टा मारने का कुछ समझने का इसमें नहीं है। ठीक है, उसके अलावा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, दैट मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज क्रिएटेड बाय एनी एक्सेलरेटिंग बॉडी, नॉट नेसेसरी वेरी मैसिव बॉडी। लेकिन मैसिव बॉडी का एम्पलीट्यूड ग्रेविटेशनल वेव का इतना ज़्यादा होता है तो उसको इजिली लिगो ने डिटेक्ट कर लिया था। ठीक है, एलजेड डिटेक्टर बनाया डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और उसमें इंडिया पार्ट नहीं है, यूके, यूएस, पोर्चुगल, कोरिया, ये सब पार्ट है। अब डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, नॉर्मल मैटर होता क्या है, तो पूरे यूनिवर्स का 5% ही नॉर्मल मैटर है, डस्ट, गैस, गैलेक्सीज, स्टार्स। ठीक है, 25% डार्क मैटर है, 70% डार्क एनर्जी है। रेगुलर मैटर आप समझ गए होंगे क्या होता है, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सबसे बना है। जो मैटर, एंटी मैटर जो बोलते हैं सब मिलके रेगुलर मैटर 5% ही है। डार्क मैटर क्या होता है ना कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंगेज ही नहीं होता है, रिएक्ट ही नहीं करता है, इंटरैक्ट ही नहीं करता है। जब इंटरैक्ट ही नहीं करता है तो इसलिए वो डार्क है। अब अभी तक मिस्टीरियस है वो किस चीज़ का बना हुआ है, कोई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नहीं बना हुआ है, वो किस चीज़ का बना है अभी तक पता नहीं है। तो ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट हो गया।
डार्क एनर्जी क्या होता है ये भी नहीं पता किसका बना हुआ है, लेकिन इसका एक स्पेशल फीचर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर डार्क एनर्जी वाले केस में नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो अट्रैक्टिव होता है, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव बन जाता है, और इसी डार्क एनर्जी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जिसके लिए 2011 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बस एक ही बार नोबेल प्राइज मिला है 1921 में, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ है। अर्थ रिकॉर्ड्स शॉर्टेस्ट डे 29 जुलाई में, ठीक है। अब उसका रीजंस काफ़ी कुछ दिया जा रहा है, चैंडलर वॉबल बोलते हैं, चैंडलर साइंटिस्ट थे, वॉबल हो गया कि कभी कभी उसका अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड होता है वो चेंज करता है, तो उसी को वॉबलिंग बोलते हैं, चैंडलर साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। तो चैंडलर वॉबल की वजह से अर्थ का कभी कभी रोटेशनल स्पीड चेंज होता है, तो इसलिए कभी कभी शॉर्टेस्ट डे होता है, कभी कभी लॉन्गेस्ट डे होता है। तो 29 जुलाई 2022 शॉर्टेस्ट डे था, ठीक है। अब ये क्यों होता है? इनर आउटर लेयर्स ऑफ द कोर में कुछ कुछ चेंजेज होंगे, ओशन टाइड्स में कुछ कुछ चेंजेज होंगे, चेंजेज इन द ओशंस क्यों होगा? टाइड्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन मून की वजह से, विंड के प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर सैलिनिटी चेंजेज वगैरह की वजह से, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब अर्थ जो फास्ट मूव करता है ना, तो नेगेटिव लीप सेकेंड को जोड़ना पड़ता है। फास्ट मूव किया है तो मतलब एक्चुअली में 24 आवर में करना चाहिए था, तो 23 आवर में कर दिया, तो आपको -1 तो करना होगा ना, तो नेगेटिव कुछ अमाउंट जोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन एक्चुअली मैं आवर बोल दिया, इतना होता नहीं, सेकंड्स में होता है, इसलिए नेगेटिव लीप सेकंड्स है। डार्ट मिशन भेजा गया है डिडीमॉस और डिमॉर्फोस। डिडीमॉस एक एस्ट्रॉयड है, इसी को ये इंसर्कल करता है डिमॉर्फोस, तो इसके ऑर्बिट को चेंज करने के लिए नासा ने भेजा है। सोफिया मिशन भी नासा का था, जर्मनी के साथ मिलके। अब ये वाटर ऑन द मून को भी डिस्कवर कर लिया। ये एक टेलीस्कोप था जो बोइंग एयरप्लेन पे था। ये इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक एक्सेलरेटर का यूज़ करता है। जब लेट से आप कोई मिशन अर्थ से भेज दिए मार्स, वो वापस आएगा तो री एंट्री होगी ना, तो अब एटमॉस्फेयर में जब आएंगे तो अब स्पीड में तो नहीं आएंगे ना, धीरे धीरे डीएक्सलेट तो करना होगा। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं री एंट्री के केस में, जब भी आप सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स, पता ही साउंडिंग रॉकेट्स मैंने आपको बता ही दिया। आदित्य L1 मिशन कोरोनल मास इंजेक्शन वगैरह के बारे में स्टडी करेगा, वो L1 पे सिचुएटेड होगा। L1 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कोरोनल इंजेक्शन वगैरह के बारे में मैं आपको बता दूंगा। सन स्पॉट साइकिल, जो सोलर इक्लिप्स जो होता है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो न्यू मून में होता है। लूनर इक्लिप्स जो होता है वो फुल मून में होता है, ठीक है। ब्लड मून जो होता है ल्यूनर इक्लिप्स के टाइम ही होता है। अब ये सब ट्रैप होगा, बस आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब टाइम नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि अब ये समझाने बैठूंगा तो ये सब 10-15 मिनट का टॉपिक होता है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म और कोरोनल होल्स क्या होता है? अब सन का जो लेयर होता है सबसे अंदर होता है कोर, उसके ऊपर होता है आपका रेडिएटिव लेयर, फिर होता है कन्वेक्टिव लेयर, फिर होता है फोटोस्फेयर, फिर होता है क्रोमोस्फेयर। अब फिर बाहर में जो होता है उसको बोलते हैं कोरोना। कहीं से कोरोना निकल जाता है, उसी को बोलते हैं कोरोना मास इंजेक्शन। जहाँ से निकलेगा वहाँ पे कोरोनल होल हो जाएगा। जब कोरोनल मास इंजेक्शन निकलता है उसमें क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। वो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे, तो उस जब कुछ स्टॉर्म टाइप जो क्रिएशन होगा उसी को बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। अब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से प्रॉब्लम क्या कहाँ कहाँ हो सकती है? नेविगेशन सिस्टम हिल सकता है, सैटेलाइट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ग्रिड्स जो इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड्स है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी अरोराज वगैरह भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। सन स्पॉट्स क्या होता है? कहीं कहीं आप देखेंगे कि सन जो येलो नहीं, कहीं रेड हो रखा है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होता है। वाइट डॉर्फ्स मैंने आपको बता दिया। मून की सॉइल है रेगुलेट, उसको जब इंडिया नहीं मतलब धरती पे लाए थे तो उस पर कुछ कुछ प्लांट्स ग्रो किए हैं। साइंटिस्ट हैव ग्रोन प्लांट्स ऑन मून सॉइल, तो बस यही है। एक्सो प्लानट द प्लैनेट्स आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, मतलब प्लैनेट्स दैट आर पार्ट ऑफ अदर सोलर सिस्टम। डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बना है? तो चैंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व हैनले लद्दाख में, कि अब स्काई को हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर सके। तो वहाँ पे कोई जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जो होना चाहिए काफ़ी साइलेंट होना चाहिए, तभी वहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व हम बनाते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी कहाँ पे है? तो नैनीताल में है। जनरली टेलीस्कोप नैनीताल में बनाते हैं, देवस्थल में, ठीक है। टियानगोंग स्पेस स्टेशन है चाइना का,
अब जो आईएसएस है उसको चाइना यूज़ नहीं कर पाता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। स्पेस ब्रिक्स बनाया मार्शियन सॉइल को यूज़ करके, मार्स के सॉइल को यूज़ करके। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का इंडिया का पहला एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है नैनीताल में, देवस्थल में। इंडिया, बेल्जियम और कनाडा इसका पार्ट है, और ये लिक्विड मरकरी का यूज़ किया गया है इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में। जो मिरर का काम करता है वो मरकरी करता है। सारस 3 टेलीस्कोप आपका यहाँ पे कर्नाटका में है बेसिकली। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड एक सेंटर बना है जामनगर में, बस आपको ये पता होना चाहिए। कुछ कुछ क्या क्या मिशंस हैं आयुष से रिलेटेड, ये आप थोड़ा सा नोट्स में डाल लीजिएगा, कभी हो सकता है मेंस में अगर सवाल आ गया तो आप आयुष के बारे में कुछ कुछ लिख पाएंगे। लेटेस्ट जो एडिशन था सोया रोगपा है, ये चाइनीज़ मेथड है, तो इसको भी ऐड कर लिया गया है आयुष में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, एक सेपरेट मिनिस्ट्री है। ठीक है, अब ये आयुर्वेद आहार के जो प्रोडक्ट्स है किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। एंड फसाई किस कौन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत ये, लेकिन ऑटोनोमस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत। ठीक है, टीकेडीएल जो प्रोजेक्ट था वो सीएसआईआर का था और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का था। ठीक है, एक फार्माकोपिया जो कमीशन है वो एक आता था किसमें, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में। फार्मास्यूटिकल्स उसी में आता है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ के तहत, सॉरी वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत आता है फार्माकोपिया कमीशन, ना कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत। और ये एक फार्माकोपियन कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन होम्योपैथी है जो आयुष मिनिस्ट्री के तहत आता है। ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड डब्ल्यूएचओ ने एक नई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिक्लेयर की है। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पल्मोनरी टीबी में क्या लंग्स अफेक्ट होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में लंग्स के अलावा भी कुछ कुछ अफेक्ट होता है। बीसीजी एक वैक्सीन है। एक एमडीआर टीबी होता है जिसमें आइसोनी एसिड और रेफेम्पिसिन काम नहीं करता है। इसमें 4 ड्रग्स काम नहीं करते हैं। एक्सटीआर टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस टीबी में। टीडीआर टीबी में सारे ड्रग्स काम करना बंद कर देते हैं। 14 टोटल अभी ड्रग्स हैं टीबी से रिलेटेड। इंडिया के क्या क्या मिशंस हैं, क्या क्या एफर्ट्स हैं, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से 25 तक। पहले जो आरएनटीसीपी था उसका नाम हो गया नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। पहले हम कंट्रोल की बात करते थे, अब एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। 2025 तक तो एलिमिनेट करना है ना। उसके अलावा निक्षय पोषण अभियान है जिसमें वर्ल्ड बैंक से भी कुछ कुछ फंडिंग मिलती है। निक्षय पोर्टल भी है। ठीक है, और एक मॉस्को डिक्लेरेशन भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। बस एएमआर से रिलेटेड आपको क्या है, एएमआर वो पता ही होगा, 2022 की ग्लास रिपोर्ट इसी चीज़ से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जो एंटी माइक्रोब होता है वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तब इससे रिलेटेड जो कुछ कुछ जो स्टेप्स लिए गए हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन एआर कंटेनमेंट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, रेड लाइन कैंपेन था, एक शेड्यूल H1 क्रिएट कर दिया गया है। किस लिए कि इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह को डाल दिया जाएगा ताकि इतना इजीली ओवर द काउंटर्स ऑफ ड्रग्स सेल नहीं हो पाए एंटीबायोटिक्स के केस में। ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, एचआईवी भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, न्यूमोकोकल जैसे निमोनिया में होता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। एमआरएनए वैक्सीन का क्या क्या फ़ायदा है। आपका कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन थी ना, टोटल 4 तरह की वैक्सीन थी। एक आप बोलते थे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें डेड कोविड वायरस डालते थे, जैसे कोवैक्सीन जो प्रोड्यूस किया गया था भारत बायोटेक के द्वारा। एक होता था सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि कोविड का कुछ वायरस का कुछ यूनिट डालते थे, कुछ पार्ट डालते थे, जैसे कॉर्बेवैक्स था। उसके अलावा एक होता है वायरल वेक्टर, उसमें एक्चुअली दूसरा वायरस डालते हैं, लेकिन वो वायरस में कुछ ऐसा चेंज करते हैं, कॉमन कोल्ड का ही वायरस होता है, कुछ ऐसा चेंज करते हैं ताकि वो वैसा स्पाइक प्रोटीन को जनरेट करे बॉडी में आने के बाद, ह्यूमन बॉडी में आने के बाद उस स्पाइक प्रोटीन जो होगा वो कोविड के स्पाइक प्रोटीन की जैसा होगा, फिर हमारा बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा। इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या था, जैसे आपका इनकोवैक जो था ना भारत बायोटेक के द्वारा, जो इंट्रानेजल वैक्सीन था वो भी वायरल वेक्टर था। स्पुतनिक भी वायरल वेक्टर है। इवन कोविशील्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी वायरल वेक्टर है। और फिर उसके बाद होता था न्यूक्लिक एसिड बेस्ड आपका, तो उसमें भी होता था कि डीएनए बेस्ड, आरएनए बेस्ड। डीएनए बेस्ड का एग्जांपल क्या हो गया, जाइडस कैडिला जो इंडिया ने बनाया था। एमआरएनए बेस्ड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फाइजर, मॉडर्ना। और ये सब का फ़ायदा क्या होता है आपका एमआरएनए वैक्सीन का, एक क्या होता है कि इसमें कोई ऐसा वायरस नहीं होता है, तो वैक्सीन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन का चांस नहीं रहता है। ये बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें ज़्यादा इम्यून सिस्टम डेवलप हो पाता है। ठीक है, अब एक नया बना था, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। ठीक है, बस वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। डीएनए वैक्सीन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए वैक्सीन।
ठीक है। उसके अलावा आपका वन हेल्थ क्या है कि ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट और एनिमल हेल्थ तीनों को जोड़ के चलेंगे तभी तीनों कंपोनेंट इंश्योर सही से हो सकता है। तीनों इंटर रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया? WHO के द्वारा, ठीक है। तो बस इतना पता होना चाहिए। अब देख लीजिए कि जो टेपवॉर्म है वो पैरासाइट है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, एथलीट्स फुट फंजाई की वजह से होता है, लेप्रोसी आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, एड्स वायरस की वजह से होता है। कौन किसकी वजह से होता है, नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करती है, ठीक है। तो जहाँ भी वो मौका मिलेगा बैक्टीरिया की वजह से होता है कि वायरस की वजह से होता है तो वो देख लीजिएगा। फूड सेफ्टी में क्या है कि अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स लाया गया 2021-22 के लिए, पहला जो लाया गया था 18-19 में लाया गया था। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, तो एक बार ओवरलुक कर लीजिएगा कि फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, कंप्लायंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ट्रेनिंग कैपेसिटी एंड बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पब्लिश कर रहा है। तो टॉप स्टेट्स कौन कौन है? तमिलनाडु है, फिर गोवा है, मिडिल एंड स्मॉल स्टेट्स में, और यूटीज़ में टॉप है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। FSI किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, लेकिन ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। 2006 के एक्ट के तहत बनाता है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। पहले आप देख लीजिए कि फोर्टिफिकेशन क्या है वो पता ही होगा आपको। सॉल्ट में क्या चीज़ फोर्टिफाइड होता है? पहले आयोडीन था, अब आयरन भी होने लगा। एडिबल ऑयल और मिल्क में क्या किया गया है फोर्टिफाई करने के लिए? विटामिन E और विटामिन D। और पहले राइस में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड फोर्टिफाई होता था। अब नए गाइडलाइंस की वजह से क्या होगा ना, कुछ नई चीज़ भी होंगी फोर्टिफाइड, जो फोर्टिफाइड होंगे उसमें +F लोगो लग जाएगा। आयरन फोर्टिफाइड फूड थैलेसीमिया पेशेंट्स को नहीं दिया जाता है। अब नए में राइस में अब पहले क्या क्या फोर्टिफाइड होता था मैंने आपको बता दिया, आयरन, फोलिक एसिड और B12। अब क्या क्या फोर्टिफाई होगा? जिंक भी, विटामिन A भी, B1 भी, B2 भी, B3 भी और B6 भी। थैलेसीमिया जिनको होता है ना उनको आयरन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इंडिया में एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं। ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये जो ORS था किसने बनाया था? दिलीप महलानोबिस ने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार के टाइम में। तो उसमें ग्लूकोज भी होता है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जैसे सोडियम वगैरह, पोटेशियम वगैरह भी होता है। मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ही बेसिकली ये होता है आपका सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। उसके अलावा ये सब वायरस जो अंडरलाइन में कर दिया ना बस आप वही देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है सच। टोमेटो फ्लू का कोई अभी ट्रीटमेंट नहीं है, और इसमें टोमेटो जैसे रैसेस मिलते थे तभी इसलिए इसको टोमेटो फ्लू कहते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ थोड़ा न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी एक वैक्सीन डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, ठीक है। लाइव एटूनेटेड वैक्सीन है वो, और ये कॉज किया जाता है कैप्रीपॉक्स वायरस के द्वारा। गोट सिप वगैरह इन्फेक्टेड होता है, जूनोटिक नहीं है ये, ठीक है। रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड उड़ीसा, ठीक है। कैनाइन डिस्टेम्पर जो है वो लायंस में मिला था, पहले उसको डॉग फैमिली में मिला था, फिर फर्दर कैट फैमिली में भी आ गया, और इसलिए कैनाइन है कि पहले डॉग फैमिली में था फिर बाद में कैट फैमिली में आया। एक्चुअली डिस्टेम्पर है कि उसका जो बिहेवियर होता है ना काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, इसलिए इसको कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम वायरस की वजह से होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा में देखिए स्वाइन फ्लू का जो है H1N1 है और H3N2 है, बाद बाकी सब एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 और H9N2। एक बार पूछ लिया था H1N1 क्या है तो स्वाइन फ्लू का है। अफ्रीका की पहली मलेरिया की वैक्सीन आ गई, गैवी ने बनाया है, ठीक है। कालाजार को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, जो लिस्मेनेसिस भी बोलते हैं, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, सैंड फ्लाई बाइट्स की वजह से होता है, मॉल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, ठीक है। मेनली बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल वाले रीजन में। ट्रैकोमा, इंडिया है एलिमिनेटेड ट्रैकोमा, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ द आई, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। डायबिटीज़ भी दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। अब दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टाइप 1 में क्या होता है ना कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाटिक सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है उसको हमारा ही इम्यून सिस्टम डेड बना देता है अटैक कर करके। और टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है लेकिन हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता है उस इंसुलिन के प्रति, और 95 लोगों को टाइप 2 ही होता है। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक म्यूटेशन है, इसमें क्या होता है ना कि जो सिकल सेल जो आपका RBCs होता है ना वो सिकल सेप का होता है। पेन प्लस ये सब ठीक है, ये बार अंडरलाइन जो एस्पेक्ट है बस आप वही के अगर देख ली ना तो वही काफ़ी है। इनकोवैक जो है ये भारत बायोटेक ने बनाया, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन है, इसको देना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। H2 रिसेप्टर होता है
जिसमें बाइंड हो जाता था कोविड वायरस आपका। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, ये जो टेक्नोलॉजी है डीआरडीओ ने इसको ट्राई किया है। रामजेट में होता क्या है कि फ्यूल लेके जाते हैं हम लोग, फ्यूल लेके जाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है हम एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन कैरी करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है तो उसके बारे में देख लीजिए।